आज हम क्या देखेंगे तो केस स्टडी देखेंगे जिसका ये प्लान है और ये एलिवेशन है कम्प्लीटली क्लासिक स्टाइल में बना हुआ एलिवेशन है। तो इसको हम केस स्टडी के फॉर्म में आपको बताना लो और ये 2017 का प्रोजेक्ट है जो आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है 2017 का प्रोजेक्ट है और इसमें ऐसे समझिए कि ये जो आगे वाला जो रोड दिख रहा है ना, ये बड़ा रोड है ऑलमोस्ट। समझिए कि 30-40 फीट का, मतलब 30-40 नहीं लेकिन 30 फीट के आसपास का आगे वाला रोड है फ्रंट वाले इसमें। इसलिए इधर शॉप देने का हमने प्लान किया था, हमने मतलब क्लाइंट की वो इच्छा थी। और इस साइड में लेआउट का रोड है, जो लेआउट डालता है तो वहाँ पे होता है ना उनका रोड, सर्विस रोड वगैरह, सर्विस रोड नहीं बोलते, लेआउट का जो रोड होता है वही यहाँ पे रोड है पूरा का पूरा। तो इनको यहाँ पे प्लान करना था। तो सबसे पहले मैं आपको प्लान के ऊपर आता हूँ। उसके पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा ये मेरे पास कैसे आए। तो मैं शुरुआत से ज़्यादा मार्केटिंग वगैरह नहीं करता था। तो एक प्रोजेक्ट हुआ, फिर उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट हुआ, फिर तीसरा प्रोजेक्ट हुआ, ऐसे ही सुनते-सुनते आए। हमारे घर से काफ़ी बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं, लेकिन काफ़ी पास में रहते थे। तो ये कुछ बिज़नेस वगैरह इनका है, तो जिसकी वजह से ये मेरे पास आए थे। फिर इनको ये करना था। अब इसके स्केचेस से लेके इनफैक्ट ये घर में रहना भी स्टार्ट करता है। मैं आते-जाते रहता दिखता है, लेकिन आज बस मैंने स्टार्ट कर दिया इसको, तो फ़ोटोग्राफ्स वगैरह मेरे पास नहीं है। लेकिन फिर मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, जब हमने इसको डिज़ाइन करना स्टार्ट किया तो इनका मोटिव क्या था, खास करके हमको खुद को रहने के लिए बनाना है। एक कार पार्किंग चाहिए, 2 बेडरूम हॉल किचन चाहिए और इस साइड में 2 साइड में ये पैक है। और एक चीज़ ना, इस साइड का जो प्लॉट है ना, उसमें भी प्लान शायद मेरे हाथ का ही है, जितना मुझे याद है, क्योंकि मैं लेआउट डालने के लिए गया था। तो इधर का जो प्लान है जस्ट लक के पीछे वाला, वहाँ पे भी मेरे हाथ का ही है वो। तो इसको इन फ्यूचर कभी देखेंगे। खास बात इस प्लॉट की क्या है, एक तो कॉर्नर प्लॉट है, कमर्शियल रेजिडेंशियल दोनों है और इसका क्लासिकल स्टाइल में एलिवेशन हमने डिज़ाइन किया। ठीक है? तो आज देखते हैं कितना होता है। इसको 1 या 2 पार्ट में मुझे आपको समझा के बताना पड़ेगा कि ये क्लासिकल स्टाइल एलिवेशन, उसकी डिटेलिंग और हमने कैसे डिज़ाइन किया था सब कुछ। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। इसको समझाने के पहले इसको मैं घुमा देता हूँ तो शायद आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। इसको यहाँ पे लाता हूँ, फिर इसको थोड़ा-सा रोटेट करते हैं। आपको कुछ इनसाइट्स यहाँ पे अच्छे से मिल पाएगी, जो मैं आपको बताऊँगा। कुछ-कुछ चीज़ें होती है जिसकी तरफ हमें प्रॉपर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। उल्टा होने के बाद अजीब-सा दिख रहा है वैसे, है ना? चलो कोई बात नहीं। ठीक, यहाँ से साइड की एंट्री इनकी दी थी। यहाँ से आगे वाली इसमें यहाँ पे शॉप हो गए सारे। साइड से हमने यहाँ से इनकी एंट्री दी है, जो आप यहाँ से भी समझ सकते हो। यहाँ से हमने साइड की एंट्री दी थी। अब देखो यहाँ पे जब एंट्री मैं दे रहा हूँ तो यहाँ पे स्लाइडिंग गेट मैंने लगाया। स्लाइडिंग गेट कहाँ? मैंने आगे वाले इसमें किया। लेकिन ये एलिवेशन जब डिज़ाइन किया था मैंने, उसके पहले का है। अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने मोल्डिंग वगैरह सब कुछ लगाया है, तो देखा जाए तो यहाँ पे मेरा स्लाइडिंग गेट हो ही नहीं पाएगा। अगर मैं स्लाइडिंग गेट देने की कोशिश मैं यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे जो मोल्डिंग्स वगैरह है, वहाँ कहीं न कहीं ऑब्स्टेकल जैसे फ़ील देगी और वो स्लाइड हो ही नहीं पाएगा। तो मैं यहाँ पे स्लाइडिंग गेट लगा ही नहीं पाऊँगा। एक देखा जाए तो यहाँ पे मैंने डबल पल्ला वाला जो गेट लगाया है, वो भी यहाँ पे आ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं डबल पल्ला ओपन करता हूँ, तो एक पल्ला यहाँ पे ओपन होगा, एक पल्ला यहाँ पे ओपन होगा। जिसकी वजह से इधर से आने-जाने का जो रास्ता होगा, कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे ऑन साइड सिंगल पल्ले वाला यहाँ पे गेट लगाया। ठीक है? उस टाइम में शायद मेरा ध्यान नहीं होगा, मैंने कॉपी पेस्ट टेम्पलेट कर दी थी। और दूसरी एक खास बात ये थी कि इस क्लाइंट के पास से मेरे पास ना कंप्लीट पैसे आए नहीं थे उस टाइम में। कंप्लीट पैसे आए नहीं थे, उन्होंने रोका था, जिसकी वजह से उन्होंने फिर पेमेंट नहीं किया बाकी का। और उसके बाद में कुछ टाइम के बाद अपने हिसाब से उन्होंने कर दिया, जो ड्राइंग सब कुछ तो उनके पास थी और उसके बाद वो कंटिन्यू कर दिया। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ना मैंने भी बाद में ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जितनी ड्राइंग्स आपको यहाँ पे दिख रही हो सब कुछ हमने दे दी थी। तब देखो, जब प्लानिंग करना हमने स्टार्ट किया तो क्लाइंट की खास कर रिक्वायरमेंट ये थी, मुझे शॉप चाहिए आगे में और एक शॉप को मुझे कनेक्टिविटी चाहिए रेसिडेंस के थ्रू। ठीक है? इसलिए हमने इसको कनेक्टिविटी दी। और पीछे वाला जो सीन ये पूरा का पूरा आपको दिख रहा है, इनमें इनका एक था स्टेयरकेस हमें बाहर वाली साइड से दो, क्योंकि इसके पास में ना आपको गोपाल नमकीन का, अब आपको अगर नाम पता होगा, तो हमारे इधर ना एक कंपनी है गोपाल नमकीन की। तो वहाँ पे मतलब आप क्या बोल सकते हो, रेंट के लिए ना रूम्स वगैरह ज़्यादा चली जाती है, जो बाहर से वर्कर्स आते हैं, तो उनको काफ़ी हेल्प हो जाती है वहाँ पे। तो वहाँ पे उनके लिए ना रूम्स वगैरह बनाई जाती है। तो फर्स्ट फ्लोर में उन्होंने उस चीज़ का प्लान किया है। तो उसके लिए ऊपर का हमें रेंट के हिसाब से देना है, तो स्टेयरकेस बाहर वाली साइड से दी थी। अब यहाँ पे अगर आपको नॉर्थ दिखाओ, नॉर्थ है इधर, ईस्ट है इस पोर्शन में। ठीक है? तो वास्तु थोड़ा बहुत देखना था। इन्होंने कहा था कि आप 100% वास्तु नहीं करेगा तो भी चलेगा, लेकिन बनाओ। फिर भी हमने इस डायरेक्शन से यहाँ पे एंट्री दी, कार पार्किंग का स्पेस किया। फिर इधर आने के बाद हमने ये पहला सबसे पहले लिविंग रूम किया। इनकी खास रिक्वायरमेंट थी कि मुझे एक स्टेयरकेस के नीचे ना लैंडिंग के नीचे से यूज़ कर सके बाहर के बाहर, उस हिसाब से एक टॉयलेट दो, जो भी इंडियन रहे। ठीक है? इसलिए हमने इस टॉयलेट को यहाँ पे अरेंज किया था। अनडाउटेडली ये वाला यहाँ पे हाइट वगैरह आना चाहिए, इसलिए प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे स्टेयरकेस की डिटेल है क्या मेरे पास? नहीं बनाई है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो उस टाइम में शायद मैंने नहीं बनाया होगा या फिर ऑन साइड इसको निपटा दिया होगा मैंने, क्योंकि ना क्लाइंट के पास से अगर सही तरीके से पैसा पेमेंट अगर नहीं आता था उस टाइम में, तो मैं कुछ चीज़ें ऑन साइड निपटा देता था। जैसे यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो कुछ-कुछ चीज़ें मैंने निपटाई है। उदाहरण के लिए ओपनिंग शेड्यूल, डिटेल एनिमेशन प्लान यहाँ पे है ही नहीं अगर आप देखोगे तो। ये मैंने ऑन साइड डायरेक्ट निपटाया है। ठीक है? या इसमें एक चीज़ थी, जब हमने लेआउट यहाँ पे डाला था ना, तो यहाँ पे नदी के पास में है, मतलब समझिए कि
शायद कुछ 100 साल पहले या फिर 1000 साल पहले नहीं, यहाँ पे शायद ये होगी नदी वगैरह, नदी का मतलब जो पात्र होता है ना वो बड़ा हुआ शायद यहाँ पे, क्योंकि फाउंडेशन जब हम कर रहे थे वहां पे रेत इनको मिली थी, नीचे रेत लगी थी। तो रेत लगने की वजह से ना हमने मतलब उस हिसाब से क्या था, मतलब थे तो हाथ गड्ढे ही पूरे के पूरे, मतलब पाइल फाउंडेशन वगैरह यहाँ पे बिल्कुल नहीं था, लेकिन रेत यहाँ पे लगी थी, ये एक ही साइड थी जहाँ पे हमें रेत लगी थी। ठीक है। फिर भी इसके स्ट्रक्चर के भी कुछ ड्राइंग्स मैंने यहाँ पे ला के रखे जो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो स्ट्रक्चर्स का भी हमने यहाँ पे लाके रखा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, प्लान का समझा देता हूँ सबसे पहले, उसके बाद में। ठीक है। या ये प्लान हम एंटर हो गए, एंटर में ये 14 बाय 16 फीट 9 इंच का हमने यहाँ पे लिविंग रूम दे दिया, बीच में टीवी यूनिट और दोनों साइड में हमने विंडो लगा दी। सी शेप में प्रॉपर वे से हमने सोफा लगा दिया ताकि ये क्लियरेंस स्पेस जो है वो प्रॉपर वे से यहाँ से मिल सके, और टीवी का यूनिट अलग से हो, और ये वाला जो सिटिंग एरिया है वो अलग से, मतलब जो मैं आपको बता दूं ऑटोमेटिक क्राउड सिस्टम वाला सिस्टम, वो वाला प्रॉपर वे से यहाँ पे वर्क करे, किसी को बोलने की जरूरत ना पड़े, सब जन बैठे हैं अपना यूज कर सके, प्रॉपर वे से आने जाने अपना देख सके, उस हिसाब से हमने ध्यान दिया। उसके बाद में यहाँ पे इस जगह पे देखोगे तो कार पार्किंग के लिए 9.5 फीट का ऐसे में स्पेस हमारे पास आ रहा है। तो गाड़ी लगाने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक एक इंसान, मतलब जो ड्राइवर है वो निकल के बाहर आ सके, इतनी व्यवस्था की। इस जगह पे हमने बोर का पॉइंट दिया है, और ये बोर का पॉइंट आपको शुरुआत में देना पड़ता है, जैसे आपने समझ लीजिए लेआउट डालने के पहले भी दे सकते हो या फिर लेआउट के बाद भी दे सकते हो। लेआउट डालने के पहले क्यों देना चाहिए? दो चीजों की जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, दो चीजों की हमें आवश्यकता सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, वो होता है इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा होता है पानी। तो ये दो चीजों की व्यवस्था आपको भी हमेशा करनी है, जो हमने इस साइड के ऊपर भी की थी। ठीक है। तो पानी का बोर का पॉइंट हमने यहाँ पे दे दिया। फिर अंदर आने के बाद बीच में हमने किचन देने का प्लान किया। क्यों? दोनों साइड में मैं स्प्रेड कर सकूं आसानी से इस प्लान को, इसलिए इसके मल्टीपल ऑप्शंस बने होंगे, लेकिन शायद मेरे पास नहीं है, अभी नहीं है। इसी में थोड़ा सा ट्वीक करके थोड़ा वो चेंज करके इसको बनाया है, तो वो हमारे पास अभी नहीं है ऑप्शंस। अनडाउटली इसके भी ऑप्शंस बने होंगे, लेकिन फाइनल होने के बाद ना हम जो एक्स्ट्रा जो ऑप्शंस वगैरह होते हैं कभी कभी उड़ा देते हैं, तो हमने उसको उड़ा दिया होगा। तो 10 बाय 10 का ये रूम बन गया। अब देखो मैं 10 बाय 12 1:1 का आपको जो रेशियो होता है उसको फॉलो ना करते, आपको 10 12 10 15 इस हिसाब से करने के लिए कहता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने 10 बाय 10 का लिया है। क्यों? अगर मैं 10 बाय 12 का लेता हूँ तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में मेरे पास 2 फीट का जो मार्जिन होता है वो मेरे पास होता है, जहां पे मैं वार्डरोब्स लेता हूँ, और 10 बाय 10 का खुला स्पेस मिलता है। लेकिन हमने यहाँ पे ड्रेस और टॉयलेट अलग अलग देने की वजह से यहाँ पे हमारे पास स्पेस मिल गया। देखा जाए तो स्पेस कम है, आप देखोगे तो स्पेस कम है अनडाउटेडली, लेकिन हमने यहाँ पे ये चीज दी है, या इधर ड्रेस, इधर में मिरर वगैरह लग जाएगा, और यहाँ पे आपके वार्डरोब्स आ जाएंगे, और फिर इधर से आ गए तो ये टॉयलेट हो गया आपका। ठीक है। और इन दोनों के बीच में यहाँ पे हमने ओटीएस डाला है, ताकि इस रूम को, मतलब ये टॉयलेट वाला पोर्शन, इसको तो वेंटिलेशन इधर से होगा, किचन को यहाँ से हो जाए, ये यूटिलिटी के लिए यूज में आ जाए, और इधर वाली जो बेडरूम है इसको भी यहाँ से यूज में आ जाए। तो अनडाउटेडली इसके लिए हमने उस टाइम में बहुत सारे स्केचेस भी बनाए थे, वर्क भी किया था इसके ऊपर, जो ये फाइनलाइज हुआ था। फिर इधर से आने के बाद इधर में एंट्री मतलब एक अटैच हमने कर दिया शॉप के साथ, और ये एक 9.5 बाय 12 फीट 3 इंच का हमने यहाँ पे ये दे दिया। सच कहे तो ये वॉल अगर इस वॉल से यहाँ से भी ले तो भी चलता, क्योंकि ये डोर यहाँ तक जहाँ तक खुल रहा है, तो ऑटोमेटिकली उतना काम में आ ही जाता वो स्पेस। तो और यहाँ से स्पेस, तो यहाँ पे कुछ नहीं, बस एक वार्डरोब हमने और साथ में बेड हमने यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ पे कॉमन टॉयलेट कर दिया। इसके लिए तो अटैच इधर से हो गया, और उसके बाद ये हमने कॉमन कर दिया, बाहर में हैंड वॉश के लिए वगैरह ये हमने दे दिया, और बाहर के बाहर यूज करने के लिए हमने यहाँ पे एक इंडेंट डब्ल्यूसी यहाँ पे हमने अरेंज कर दिया। इतना हमारा क्लियर सीन पूरा का पूरा हो गया। ये मेरा प्लान हो गया ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर होने के बाद आपको टेरेस फ्लोर भी बनाना जरूरी होता है। अब यहाँ पे कॉलम कुशनिंग करते टाइम में हमने सिंपली जो फॉर्मेटिंग होती है उसको हम ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मेरा एरिया सबसे बड़ा है, तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते हुए मैंने इस ये जो शॉप वाला पोर्शन है इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया। सर बाहर वाले के पास वाला टॉयलेट डबल सीलिंग वाला है क्या वेंटिलेटर? इसका डबल सीलिंग वाला वेंटिलेटर मतलब देखो यहाँ पे हमने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे वेंटिलेशन का दिक्कत आपको दिख रही है, क्योंकि 7 फीट की हाइट पे यहाँ पे है। ठीक है। तो यहाँ पे अनडाउटेडली इसका प्रॉब्लम आने वाला है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मुझे बताओ इसका हमने कैसे सॉल्व किया होगा, प्लीज टेल मी इन कमेंट सेक्शन। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखो, देखा जाए तो यहाँ पे 7 फीट के ऊपर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब 7 फीट के ऊपर हमने यहाँ पे दिया, इसका वेंटिलेशन कैसे होगा, इसका वेंटिलेशन कैसे होगा, इसका वेंटिलेशन हमने कैसे दिया होगा, प्लीज टेल मी कमेंट सेक्शन। मैं इसको सेशन के सबसे लास्ट में बताऊंगा, मुझे बताइए प्लीज टेल मी, क्या लगता है आपको इसको हमने कैसे व्यवस्था इसकी हमने की है। ठीक है। ये हो गया। आप कमेंट सेक्शन में गेस कर सकते हो, बता सकते हो। ठीक है। ये हमारा प्लान हो गया। अब कॉलम कुशनिंग के लिए मैंने इतना इसके बताया। उसके बाद में इधर का जो पोर्शन आपको दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे एक एक ब्लॉक्स पकड़े थे, जैसे ये एक ब्लॉक पकड़ दिया, दूसरा मैंने ये वाला ब्लॉक पकड़ दिया। ठीक है। जिसकी वजह से हमारा ये कंप्लीट यहाँ पे हो गया कॉलम प्लेसमेंट का। उसके बाद में हमने यहाँ पे टेरेस फ्लोर के प्लान जो है इधर और इधर एक्स्ट्रा हमने बालकनीज नहीं निकाली, सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन में हमने बालकनी निकाली। ये जो पोर्शन है हमने ऑप्शन में रखा था, चाहे तो आप इसको ये करो क्या बोलते हैं उसको,
मैंने 2 ऑप्शन में रखा था कि एक चाहे तो आप शेड भी बना सकते हो या फिर चाहो तो कॉलम डाल के यहाँ पे स्लैब भी एक्स्ट्रा बाहर निकाल सकते हो। ये ऑप्शन हमने वहाँ पे रखा था वैसे, ठीक है? उसके बाद में ये स्टेयरकेस टावर के लिए सिंपली ये कॉलम मैंने क्यों अलग से उठाया है, उसके लिए आपको इस एलिवेशन को समझना पड़ेगा और साइड एलिवेशन को भी देखना पड़ेगा। लेकिन इसको मैं आपको बाद में बताता हूँ, ये एक्सप्लेन करने के पहले। ये मेरा फाइनल जो है प्लान यहाँ पे हो गया था। सर 7 फीट की हाइट, सर वेंटिलेशन नहीं, एग्ज़ॉस्ट दिया होंगे, वो तो दिया ही है। वेंटिलेशन, एग्ज़ॉस्ट दोनों दिया है। एक 7 फीट की हाइट पर होगा, पीछे वाले सीलिंग हाइट पर होगा मे बी। और गेस और गेस कीजिए क्या क्या होगा, थोड़ा सोचिए। सोचोगे तो ऑटोमेटिकली आपको सॉल्यूशंस वहां पे मिलते चले जाएंगे और आप सोच भी पाओगे अच्छे से। क्या ये हो गया इनका अपना प्लान। अब देखो इनकी स्ट्रक्चर का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। स्ट्रक्चर इसमें हमने यहाँ पे क्या किया था। सी ये इनका फाउंडेशन डिटेल मेरे पास आई थी जो स्ट्रक्चर इंजीनियर की तरफ देने के बाद, तो आपको मैं सबसे पहले वो दिखा दे तो समझा देता हूँ। ये देखिए ये मेरा प्लान हो गया। इसमें क्लाइंट की तरफ से, मतलब क्लाइंट नहीं बोल सकते हम, खासकर जो ये होते हैं स्ट्रक्चर इंजीनियर जो होते हैं उनकी तरफ से डिटेल्स हमारे पास आई थी, जिसमें कॉलम इन्होंने कौन कौन से थे, C1, C2 और C3, ये 2 कॉलम्स इन्होंने यहाँ पे हमें दिए थे। जिसमें C1 वाला जो था उसका साइज है अपना, कहाँ पे गया, C1 का साइज कहाँ गया, ये है, ठीक है। 230 बाय 230, 9 बाय 9 के थे। जो कहाँ पे थे इन्होंने, C1 वाले ये वाले हैं, ठीक है। C1 वाले ये वाले कॉलम है। उसके बाद में C2 वाले जो है ये 6 बाय, सॉरी यहाँ पे है 230 बाय 300, तो ये इन्होंने 9-12 की दी है पूरे के पूरे। और C3 वाली ये वाले, क्योंकि ये गाले हमारे बड़े हैं, अगर आप देखोगे 12 बाय 12 के गाले हैं, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे इसका साइज जो है 230 बाय 300 किया है। लेकिन शायद ये अलग से क्यों दिया है इन्होंने, इसमें कुछ ना कुछ फुटिंग या फिर एक्सक्रेशन या फिर कुछ ना कुछ चेंज होगा यहाँ पे, जिसकी वजह से इन्होंने ये दिए, फुटिंग में चेंज है, ठीक है। फुटिंग इसमें आपको चेंज दिख रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने ये दिया था। अब देखो जब ये प्लान आता है आपके पास फाउंडेशन डिटेल का, उसके बाद भी हमें एक दो बार ना, सॉरी फॉर लेट, अभी पहुंचाओ ऑफिस से, कोई बात नहीं, स्टेयर के लैंडिंग के कॉर्नर से थोड़े बहुत तो पास में हो, ठीक है। क्या बता रहा था मैं, एक्चुअली आज बहुत हड़बड़ी में मैं सेशन लेने के लिए आ गया, मतलब स्पीड से फटाफट आ गया और यहाँ पे बैठ गया, 5 मिनट ऑलरेडी लेट हो गया था। इस वजह से मैं थोड़ा स्पीड से मैं शुरुआत में बोलना स्टार्ट किया। अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैं फटाफट बक कर रहा हूँ। तो चलो थोड़ा सा पेशेंसफुली आराम से सेशन को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे जब भी ये सेंट्रल लाइन प्लान मेरे पास आता है, मैं इसको रीड्राफ्ट करता हूँ, रीडिजाइन नहीं करता, रीड्राफ्ट करता हूँ जो मैंने यहाँ पे किया। और यहाँ पे प्रॉपर बेसिस सारी डिटेल जो उन्होंने दी है वो मैंने यहाँ से फिर से दी है, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी दिया है ऐसे ओपन इसमें अगर दिया रहेगा तो मुझे समझेगा कितना कि एक्सक्वेशन कितना करना है, ठीक है। उसके बाद फुटिंग कितनी डालनी है, क्या कैसा सीन रहेगा, कैसा पता कैसे चलेगा। तो उसके लिए मैं प्रॉपर वे से यहाँ पे इसको रीड्राफ्ट करता हूँ। और ये चीज मैंने कहाँ से सीखी थी, तो ये मैंने आर्किटेक्ट राजेश शाह सर है उनके पास से सीखी थी। वो सारे के सारे स्ट्रक्चर ड्राइंग्स जो है उसको रीड्राफ्ट करते थे अपने पास आने के बाद। सर ग्रिड सिस्टम क्या होती है, ग्रिड सिस्टम होती है आपको ये प्लानिंग जो है, जब आप प्लानिंग कर रहे हो तो कम्प्लीटली आपके पास ब्लैंक पेपर होता है, तो समझ नहीं आता है। तो जब ग्रिड्स हम बनाते हैं तो जब उसके बाद उसकी प्रिंट निकाल के स्केच हम करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होते हैं, हमें समझ में आता है, कोई भी लाइन हवा में नहीं होती है, अप्रोक्सीमेटली हमें साइज पता चलता है। अगर आपको ये चीज नहीं पता है ग्रिड सिस्टम का, तो एक दो वीडियोस इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर भी है, और साथ में आप चाहो तो संडे का सेशन भी अटेंड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। या फिर ऊपर मेरा नंबर है, आप उसके ऊपर मुझे कनेक्ट भी मेरे साथ हो सकते हो। चलो तो अब इसमें देखते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने सारी चीजें दी है प्रॉपर वैसे, जैसे C1 का है, C1 का है तो यहाँ पे एक्सक्वेशन कितना दिया है, एक्सक्वेशन कितना दिया, 1700 बाय 1700 का एक्सक्वेशन किया है। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर वैसे ना ये डायमेंशन, जब अभी आप भी अगर फुटिंग डिजाइन अगर कर रहे हो तो इतनी डिटेल्स दो, कौन कौन सी, सबसे पहले एक्सक्वेशन की लाइन जो है आउटर वाली डॉटेड इसमें, क्योंकि जितना फुटिंग होता है उससे ज्यादा एक्सक्वेशन थोड़ा ज्यादा होता है। स्ट्रक्चर वाले को ये सारी चीज ज्यादा अच्छे से पता होगी, मेरे से भी ज्यादा अच्छे से। दूसरी चीज ये होने के बाद आपको प्रॉपर वे से ना आपकी फुटिंग कहाँ पे रहेगी, उसके बाद आपका कॉलम कहाँ पे आएगा, और ये पिरामिड, इसका एक सेक्शन भी आपको हमेशा मांगना है कि सेक्शन कैसे होगा। अगर आपके पास सेक्शन प्रॉपर वे से है, जो इन्होंने नहीं दिया है, शुरुआत में ये नहीं देते थे, फिर इनको मैंने मांगना स्टार्ट किया, क्योंकि सेक्शन जब आता है ना तो प्रॉपर वे से आपको पता चलता है कि मेरा कॉलम इतना आ रहा है, उसमें ना इतने बार्स आएंगे, फिर यहाँ पे पिरामिड कुछ इस हिसाब से बनने वाला है, पूरा प्रॉपर वे से ना यहाँ पे पता चलता है कितने बार्स, नीचे में कितनी जाली बन गई, सब कुछ अच्छे से पता चलता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे एक आध सेक्शन, जैसे ये देखिए, जैसे ये देखिए, ये PP1 करके आपको दिख रहा है, प्लिंथ बीम 1 करके, यहाँ पे प्रॉपर वैसे ऊपर में 3 बार्स दिख रहे हैं, बॉटम में 2 बार्स दिख रहे हैं। ये प्रॉपर वैसे जब पता चलता है ना तो काफी हेल्पफुल। यहाँ पे देखिए, आपको मैं थोड़ा साइड में करके दिखाता हूँ, ये देखिए ऊपर में 3 बार्स दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, ये प्रॉपर वैसे होना चाहिए। रिंग यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइज कितना है, रिंग कितने बाय कितने ऊपर बांधी है प्रॉपर वैसे, यहाँ पे पता चलता है कितने बार टॉप में है, कितने बॉटम में, कैसे कनेक्ट हो रहे, ये सब कुछ पता होना जरूरी है। ये देखो स्टेयर केस में इस वजह से जब सेक्शन आपके पास आते हैं तो डिटेल्स काफी अच्छे से पता चलती है।
और कंफ्यूजन नहीं होता। अगर आपको भी समझ लीजिए स्ट्रक्चर इंजीनियर ऑन साइट वहाँ पे अवेलेबल नहीं है और काम रुका पड़ा है, तो आप ड्राइंग्स देख के वहाँ पे देख सकते हो, समझ सकते हो और बता भी सकते हो उनको कि आपको ऐसे-ऐसे करना है, मिड लाइनिंग भी ये है, इतने ऐसे-ऐसे बार्स है। कभी-कभी लोगों को ये जो चार्ट है इसको समझने में भी दिक्कत आती है। तो ये सेक्शन अगर होता है तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। जैसे आप देखोगे पीसीसी कितने का किया है, फुटिंग कितने का है, कितने बाय कितने का। उसके बाद में अब देखो इसकी डिटेल जो मैंने आपको बताया पिरामिड शेप में जो रहेगा, वो डिटेल अगर इसके साथ प्रॉपर वे से सेक्शन अगर होता है तो ये चीज़ समझ में और आसान चली जाती है। चलो इतना हो गया ये फाउंडेशन डिटेल का। अब देखो जब ये फाउंडेशन डिटेल करते टाइम में आपको एक्सप्रेशन का, फुटिंग का और ये ध्यान रखना है। उसके बाद में ये डिटेल्स आपको देना है, रिंग कितने में चल रहा है, वर्टिकल आपके बार्स कितने जा रहे हैं, सारी डिटेल्स यहाँ पे आपके आगे। उसके बाद में यहाँ पे कौन से एक इसमें बॉक्स फुटिंग अगर आप देखोगे तो डबल मेश बॉक्स फुटिंग करके दी है C3 वाले इसमें, इन वाले इसमें कहाँ पे गया C3 वाला कॉलम, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या यहाँ पे C3 ये देखो कॉर्नर में है ना लास्ट में, तो यहाँ पे बॉक्स फुटिंग दी है। इसका भी एक सेक्शन होना चाहिए। अब ये जैसे पिरामिडल शेप बन रहे हैं वो ऐसे नहीं बनने वाले। यहाँ पे अगर एक भी आपका अलग है तो यहाँ पे आपको वैसा देना पड़ता है, शो करना पड़ता है। और 1, 2 और 3 तीनों इसका सेक्शन आपको प्रॉपर से देना चाहिए। अगर आप डिजाइन ला रहे हो किसी की तरफ से तो प्रॉपर उसे 3 सेक्शन भी मांगने हैं, जो मैंने यहाँ पे उस टाइम में 2017 में मैंने इनसे नहीं मांगे थे। और जब मैं आर्किटेक्ट राजेश शाह सर के पास और दूसरी जगह पे काम करता था तो ये सारी ड्राइंग्स मेरे पास आती रहती थी, तो मुझे पता था कि ये चीज़ ज़रूरी होती है करके। और उसके बाद मैंने धीरे-धीरे इनसे माँगना स्टार्ट कर दिया था कि आप ये सेक्शंस मुझे दो। अब इसके हिसाब से हमने ऑन साइट लेआउट डाला। अब ये सेंटर लाइन प्लान कैसे रेडी करते हैं मैं थोड़ा-सा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। जैसे समझ लीजिए कि ये आपके जितने भी कॉलम सारे खास करके उनके सेंटर्स आपको लेना है। चाहे तो 2-3 ऑप्शंस होते हैं, आप कॉर्नर से ले सकते हो, साइड से कॉलम का सेंटर भी ले सकते हो। लेकिन मैं बीम और वॉल के जो सेंटर्स होते हैं उसको पकड़ते हुए हमेशा लेता हूँ, क्योंकि जहाँ-जहाँ मैंने काम किया है तो प्रोफेशनली ये बहुत अच्छे से होता है और इसके ऊपर मैंने इसके पहले भी काफ़ी डिस्कस किया है। तो ये अच्छे से वर्क भी करता है, तो आपको भी मैं वही रिकमेंड करूँगा कि आप इसके थ्रू जा सकते हो। ठीक है? अब देखो लेआउट डालते टाइम में हमने सबसे पहले औरस-चौरस से प्लॉट निकाला। प्लॉट निकालने के बाद सारी चीज़ें आसान हो जाती है और इसके पहले मैंने सेंटर लाइन प्लान कैसे बनाते हैं और कैसे ऑन साइड लेआउट डालते हैं, उसके बाद बहुत सारे सेशंस मैंने इसके पहले केस स्टडी केस में बताया है। तो साथ में जो इनडोर मेंबर है मास्टर प्लानर प्रोग्राम के, उनको जो डिमार्केशन वाला जो अपना ये है मॉड्यूल है, उसमें आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी आसानी से। वहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है? चलो ये हो गया। ये होने के बाद आपको मैं बताता हूँ ड्रेनेज लेआउट के बारे में। ठीक है? प्लान का मैंने बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया। उसके बाद में हम आते हैं ड्रेनेज लेआउट के ऊपर। सच कहे तो जैसे मैं हर बार केस स्टडी लेता हूँ, हर एक चीज़ डिटेल में शुरुआत से बताता हूँ। क्लाइंट के साथ मेरी ये मीटिंग हुई, उसके बाद ऐसा हुआ, फिर उसके बाद वैसा हुआ। ये सारी चीज़ें मैं आज के इसमें नहीं बता रहा हूँ। क्यों? पहली चीज़ मुझे याद नहीं है, पूरी की पूरी चीज़ें। दूसरी चीज़ थोड़ी बहुत अभी बोल रहा हूँ तो मुझे याद भी आ रहा है उनका ऊपर के स्टोरी का घर जिसमें ऊपर में हम बैठे थे, फिर उनकी बीवी भी 2-4 चीज़ें बता रहे थे, फिर वो बता रहे थे, उनके 2 छोटे बच्चे थी। मुझे याद तो चीज़ें आ रही है लेकिन वो चीज़ें मैंने बहुत बार एक्सप्लेन करता हूँ कैसी बात हुई, क्या हुई, कैसे। उनके ना कोई रिलेटिव भी थे जिनकी बातों में आके इन्होंने काम वगैरह स्टॉप किया था, ऐसा भी कुछ मेरे को याद आ रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है ना मैं आपको नहीं बता रहा हूँ आज क्यों? क्योंकि इसमें हर एक केस स्टडी से जो मैं हर केस स्टडी में बता रहा हूँ उससे अलग अगर कुछ मैं आपको यहाँ पे बताता तो अनडाउटली वो चीज़ आपको हेल्प करेगी। जैसे फुटिंग के बारे में बताया, जैसे यहाँ पे फाउंडेशन में रेत लग गई थी नीचे में, उसके बारे में बताया। ये सारी चीज़ें बहुत काम आती है और यहाँ पे जो सिविल कॉन्ट्रैक्ट था वो भी बहुत अच्छा था, सच कहे तो। उनके साथ मैं रेगुलर अभी भी काम करता हूँ और किसी को रिकमेंड अगर मेरे एरिया में करना है तो उन्हीं को करता हूँ। काफ़ी अच्छे से काम करते हो वो भी। उसके बाद मोहित सर लेफ्ट साइड में वर्टिकली जितने भी कॉलम की फुटिंग है, उनकी फुटिंग को प्लॉट साइज़ से आउट क्यों निकाली हुई है? क्या इसके कौन साइड की आप बात कर रहे हो? लेफ्ट साइड की। यहाँ पे ना ये देख हमने इस साइड का नहीं निकाला। क्यों? क्योंकि इस साइड में ना दूसरे का प्लॉट यहाँ पे है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने ओटीएस लिया है, जिसकी वजह से इधर का भी बताता हूँ मैं। इस साइड का अगर आप देखोगे यहाँ पे हमने ओटीएस लिया हुआ है, तो ये हमारा अंदर का अंदर आने वाला है। लेकिन यहाँ पे ये जो कॉलम आपको दिखेंगे ये अपने प्लॉट के लास्ट में है, इसलिए हमने यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ये बॉक्स फुटिंग डाली है, बाहर दूसरे के प्लॉट में नहीं जाए इसलिए। लेकिन हमने यहाँ पे देखोगे ये तो हमने 3 फीट आगे लिया है, अंदर वाले साइड में लिया है स्टेप्स वगैरह देने के लिए यहाँ पे। तो अनडाउटेडली इस पर इसका भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अपने प्लॉट के अंदर में। लेकिन इस साइड में हमने बाहर निकाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रोड साइड है और ये इतना डेवलप नहीं हुआ। ये तहसील लेवल पे प्लॉट था और वो एरिया उतना डेवलप नहीं हुआ था। तो जिसकी वजह से यहाँ पे ना हमने ये फुटिंग बाहर निकाली, कोई दिक्कत नहीं हुई, ज़मीन के नीचे जाएगा और ये जितनी फुटिंग नीचे जा रही थी उसके हिसाब से पाइपलाइंस ड्रेनेज का रहे, सीवर लाइन रहे या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो पाइपलाइंस है वो भी वहाँ से जाएगी, तो भी उतनी डीप वो नहीं जाने वाली और जाती भी है तो वो वहाँ से नहीं जाती। समझ लीजिए अगर आपका जितना भी रोड होता है ना, समझ लीजिए 20 फीट का रोड है, तो बीच में आपका 10 फीट का रोड बनता है और दोनों साइड में ना 5-5 फीट का स्पेस छोड़ा जाता है, जिसको आप फुटपाथ कह सकते हो या फिर चाहो तो उसको ना आप मतलब खुला स्पेस छोड़ता है सर्विस स्पेस के लिए। जैसे इलेक्ट्रिक की लाइन चली गई आपकी, प्लम्बिंग की चली गई, प्लम्बिंग मतलब पाइपलाइंस की चली गई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के या फिर आपकी ड्रेनेज की सीवर लाइन वगैरह चली गई, तो वो 5 फीट के इसमें ना वो सब कुछ क्लियर हो जाता है, तो फाउंडेशन वहाँ पे डिस्टर्ब वगैरह कुछ नहीं होगा। क्लियर है मोहित? अगर है तो प्लीज गिव मी यस इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, ये हो गया डन।
प्लान हो गया, टेरेस फ्लोर का प्लान हो गया, फाउंडेशन हो गया, हमने लेआउट डाल दिया। ये होने के बाद आपको मैं ड्रेनेज लेआउट का समझा के थोड़ा सा बता देता हूँ, और होता है तो देखते हैं इसका, लग तो नहीं रहा है, ड्रेनेज लेआउट का समझा के। अब देखो, जब हम ड्रेनेज लेआउट अब डिजाइन करते हैं तो हमें ऊपर से नीचे हमें डिजाइन करते हुए लाना पड़ता है। सबसे अब देखो, जब हम ड्रेनेज लेआउट डिजाइन कर रहे हैं तो आपको ऊपर से नीचे आना पड़ता है। बाकी सारे प्लान्स हम ग्राउंड फ्लोर बनाते हैं, फर्स्ट फ्लोर, टेरेस फ्लोर, सारे हर एक ड्राइंग्स, और कोई भी ड्राइंग्स हम नीचे से ऊपर तक के जाते हैं, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर का भी हो तो भी, ओपनिंग शेड्यूल हो, कुछ भी हो, तो हम नीचे से ऊपर तक के जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको उल्टा करना पड़ता है, ड्रेनेज लेआउट से नीचे आना पड़ता है। और प्लम्बिंग केस में क्या होता है, प्लम्बिंग केस में आपको ग्राउंड फ्लोर से टेरेस से फिर नीचे आना पड़ता है, इस वजह से डिजाइन करना पड़ता है। तो चलो इसका देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सीवर लाइन वगैरह नहीं थी, जो कुछ भी आपको यहाँ पे दिख रहा है ये मेन सीवर लाइन की जैसे, ये सीवर लाइन ना होते हैं, जो नाली होती है ना सिंपली अपने इंडिया में गली गुच्चों में आपको मिलती है, वो है सिंपली, ठीक है। तो बड़ी सीवर लाइन वगैरह नहीं है, बस एक डी है नाली के जैसे, लेकिन ये बड़ी है। बाद में यहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन चालू था ना, उसी टाइम में इसका भी काम चालू था, तो थोड़ी सी बड़ी वो बनती है ना, उस हिसाब से यहाँ पे बनाई है। तो यहाँ पे सेप्टिक टैंक इन्होंने बना दी थी ऑलरेडी। इन्होंने मुझे पूछा वगैरह था, उन्होंने बाद में डिसाइड करा, ऑनसाइड उन्होंने कंस्ट्रक्शन मतलब खुदाई विदाई स्टार्ट करके यहाँ पे सेप्टिक टैंक बना लिया। हमारे इधर ना सेप्टिक टैंक जो है वो कुएं जैसे बनाते हैं ना, जब क्या बोलते हैं शटरिंग लगाते हैं, फिर एक एक दो दो फीट की जो रिंग होती है उसको नीचे नीचे उतारते जाते हैं, खुदाई करते जाते हैं, वैसे ही हमारे इधर ये कंस्ट्रक्शन किया जाता है सेप्टिक टैंक, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पे भी वही बनाई थी ऑलमोस्ट। इसका डाया ना 4.5-5 फीट के आसपास डाया, और उसके बाद में डेप्थ में 5 पाइलें उतार तो 10 फीट हो जाती है, 2 फीट की एक पाइली होती है उनकी तो, और अगर 4 फीट उतारते तो 8 फीट हो जाती है, उसके हिसाब से वो कर लेता है। तो यहाँ पे उन्होंने उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया था, तो एक्सक्वेशन वगैरह, तो इसलिए मैंने भी उनको डिस्टर्ब नहीं किया, मैं बोला करो, इच्छा है आपकी तो कर लो, ये यहाँ पे बनाई थी। अब इसका हमने ड्रेनेज लेआउट कैसे डिजाइन किया मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास दो, यहाँ पे एक टॉयलेट है, एक टॉयलेट मेरा यहाँ पे और यहाँ पे किचन है, इस चीज को मुझे ध्यान रखना था। ये 2017 का प्रोजेक्ट है, तो अनडाउटेडली यहाँ पे कुछ कुछ मिस्टेक्स मेरी हुई है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे प्लान उस टाइम परफेक्ट है, ऐसा नहीं, कुछ कुछ चीजें मेरे हाथ से तभी मिस्टेक हुई है। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने नहाने ट्रैप यहाँ पे दिया, मेरे को ऐसा लग रहा था कि जब मैंने जूम करके देख रहा, मुझे लगा कि यहाँ पे मैंने नहाने ट्रैप वाले कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन जब मैंने जूम करके अभी देखा तो मुझे रियलाइज हुआ मैंने यहाँ पे दिया। लेकिन इंस्पेक्शन चेंबर के ऊपर ये कैसे लगेगा, है ना, इंस्पेक्शन चेंबर के ऊपर ही कैसे लगा, या तो इंस्पेक्शन चेंबर साइड में होगा या फिर नहानी ट्रैप साइड में होगा, कहीं ना कहीं हमें तो करना पड़ेगा, क्योंकि इसी के अंदर हम कैसे देंगे, बरोबर। वो चीज भी जरूरी है। राजस्थान में इसे सोक्ता सोक्ता कहते हैं, मतलब सोक्ता मतलब, चलो देखते। अब देखो, सबसे पहले ऊपर से रेन वाटर मेरा कहाँ पे आ रहा है, इसको मुझे कलेक्ट कैसे करना है, वो मुझे सबसे पहले देखना है। तो ओटीएस मेरे पास बेस्ट ऑप्शन था। अगर इस साइड से अगर मैं कुछ भी करता हूँ तो मेरा एलिवेशन यहाँ पे खराब हो जाएगा, और मैं इस डायरेक्शन से करता हूँ तो भी मेरा फ्रंट साइड में शॉप है, वहां से भी मेरा एलिवेशन कहीं ना कहीं खराब होगा, जो हम नहीं चाहते थे। इसके लिए हमने यहाँ पे इसको देने का प्लान किया, ठीक है। यहाँ पे हमने रेन वाटर यहाँ पे उतारा, जिसके पाइप यहाँ पे दिख रहे, लेकिन इसको मैंने कनेक्ट कहीं पे भी नहीं किया। मैंने आपको कहा था ना कि कुछ कुछ चीजें मैंने ऑनसाइड निपटा दी थी, ये चीज भी वैसी है, मैंने ऑनसाइड निपटा दी थी। इसको हमने डायरेक्ट यहाँ से सीधा यहाँ पे घुमा दिया था और नाली के साथ कनेक्ट कर दिया था यहाँ से डायरेक्टली। क्यों, इसके पीछे का रीजन ही ये था, यहाँ पे आपको इंस्पेक्शन एक चेंबर दिखेगा, देखो इसके साथ कनेक्ट करते हैं ना, हम इधर डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया था इसको डायरेक्टली। क्यों, क्योंकि ये इधर से घुमा के जाओ इधर में वो दिक्कत वाली बात होती है, बहुत लंबा पाइप होता है, इसके वजह से तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया था। यहाँ पे रेन वाटर का पाइप आ गया। उसके बाद में यहाँ पे आने के बाद हमने इस जगह पे, देखो एक टॉयलेट मेरा यहाँ पे है, दूसरा टॉयलेट मेरा यहाँ पे है, तो यहाँ से दोनों पाइप हमने सीधे यहाँ पे ला लियो, डायरेक्ट कनेक्ट कर दिए, क्योंकि यहाँ पे इंस्पेक्शन चेंबर देने के लिए भी कोई जगह नहीं है। अगर आप देखोगे तो अगर मैं सीधा करके यहाँ पे ऐसे करता तो यहाँ पे एक टर्निंग आती, और टर्निंग आती तो अनडाउटेडली ये देखो 2017 का प्रोजेक्ट है, मैं आपको पहले भी ये चीज कह रहा हूँ, उस टाइम में डिजाइन के बारे में सोचने का तरीका और बाकी सारी चीज काफी अलग थी, अभी काफी बदल गई है और काफी चेंज भी उन सारी इसमें आया है। सेंटर प्लान पीबी के सेंटर प्लिंथ बीम के सेंटर से देना कन्वीनियंट है या कॉलम के प्लिंथ बीम के, ठीक है। साइड पे एरर किस में ज्यादा आने के चांसेस है। सबसे पहले देखो, अगर आप हर साइड पे अलग अलग चीज करना तो अलग अलग एरर्स ज्यादा आएंगे प्रोजेक्ट का। आपको कोई एक ही पैटर्न अपना फॉलो करना, एक कंसेप्ट बना लो अपना कि मैं इसी वे से दूंगा और उसी। अगर ये देखो, मैं प्लिंथ बीम को पकड़ते हुए इसको क्यों करता हूँ, उसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं प्लिंथ की बीम को पकड़ के वो करता हूँ तो यही सेंटर लाइन, यही सारे के सारे डायमेंशन मेरे फाउंडेशन से लेके प्लिंथ लेवल से लेके सारा जितना भी कंस्ट्रक्शन है मेरे हर एक इसमें काम आने वाले, बरोबर। अगर मैं कॉलम का सेंटर लेके करता हूँ, एक हाथ कॉलम अगर इधर छोटा आ गया 9x9 का आ गया तो मेरा वो प्रॉब्लम सेंटर का गड़बड़ हो गया, फिर कैसे हम करेंगे। या फिर कोई साइज और बड़ा है तो ये दिक्कत जो आती है ना, उसके लिए बेटर है कि आप प्लिंथ बीम का जो सेंटर से उसको पकड़ते हुए करो, ज्यादा बेटर तरीके से होता है। और एक चीज होती है कि जैसे आपका समझ लीजिए, आपने जैसे ये सेंटर आपका ये वाला आ गया, लेआउट डालने के बाद ये सेंटर अगर आपका आ गया, यहाँ से आपको एक्सटेंशन कितना करना है, यहाँ और यहाँ दो डायमेंशन आपके अलग अलग होंगे, उसको प्रॉपर वे से दो।
उसके बाद में जब आप कॉलम खड़े कर रहे हो, जब आप पिंजरा खड़ा हो रहा है, आप चाहो तो इसमें एक डायमेंशन और डाल सकते हो आप। मैं आपको बताता हूँ, जैसे समझ लीजिए ये आपने एक लाइन और एक्स्ट्रा दे दी, एक्सटेंशन ऐसे करते हुए साइड में, इसको बाहर तक के आपने ला लिया समझ लीजिए जैसे थोड़ा सा, ठीक है, इसको डॉटेड मिटेड कर लेना लगे सो ये, और इसके बीच का जो डायमेंशन है ना, ये सेंटर से इधर कितना है, इधर कितना निकला है, वो भी एक्स्ट्रा डायमेंशन अगर आप देते हो बेटर हो जाता है। और मैं आपको मैंने पहले भी कहा है कि एमएम में अगर ड्राइंग होती है तो एक्यूरेसी बहुत अच्छे से आती है, ये उस टाइम में बना है तो उसके लिए मैं इसको छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर एमएम में होता है तो एमएम में प्रॉपर से डायमेंशन हमें पता चलता है, इधर से ये फेस कितना है, इधर से ये फेस कितना है, तो एक ही छोटा सा डायमेंशन आप डाल दो ताकि ऑन साइड जब वो कॉलम वगैरह खड़े कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत ना हो और उनको आसान हो चीज समझने के लिए। वैसे देखा जाए तो करने वाले इससे भी काफी कुछ अच्छे से कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। ठीक है, क्लियर है प्रोजेक्ट था? अगर है तो प्लीज गिव मी यस इन कमेंट सेक्शन। सच में जैसा स्टार्ट हुआ ना, हड़बड़ाते हुए फटाफट आया, बैठ गया लेट होने की वजह से, और जैसे स्टार्ट किया तो वही रिदम अभी भी चल रही है। मैं स्लोली नहीं कर पा रहा हूँ इस चीज को, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि इसको मैं ऐसे लेते हुए टर्निंग पे टर्न मैंने यहाँ से नहीं किया, क्योंकि अगर टर्न मैं यहाँ से करता तो जहाँ पे टर्न आ रहा है वहां पे चोकअप के चांसेस बनते, वाटर ट्रैफिक जो है वहां पे गड़बड़ होने के चांसेस बनते, इसलिए मैंने पाइप्स को सीधा यहाँ से कनेक्ट किया, इनको भी सीधा यहाँ से कनेक्ट किया। मैं चाहता तो इन दोनों को कनेक्ट करके यहाँ पे भी ला सकता, लेकिन वैसा नहीं करते, हमने डायरेक्ट यहाँ पे सॉइल वेस्ट के पाइप यहाँ पे लाई है। ठीक है, ये चीज तो इसलिए मैंने यहाँ पे कोई भी पाइप्स मैंने यहाँ पे टर्निंग वगैरह नहीं डायरेक्ट, और यहाँ पे ओवरफ्लो का पाइप मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया है, अगर कुछ भी होता है तो यहाँ से करे। और यहाँ पे इंस्पेक्शन चेंबर भी मैंने लगाया है, उसके पीछे का रीजन कि अगर किसी को साफ कभी भी साफ करने की जरूरत पड़ी इसको, तो यहाँ से जो ओवरफ्लो वाला पाइप है यही से सक्शन वाला पाइप उनका चला जाएगा और यहाँ से सक्शन के थ्रू वो पूरा का पूरा मटेरियल्स वगैरह बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, इस वजह से होगा। और यहाँ का दोनों कनेक्ट करते इधर ले लिया। अब आता है आपका वेस्ट वाटर पाइप का, ये जो लंबा वाला आइटम है, चाहते हम तो इसको इधर लेके जा सकते थे, या फिर इसको डायरेक्ट भी हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते थे इधर में, इधर का पूरा निकल जाता, और इधर को इसको जो है ना इसको भी डायरेक्ट इधर निकाल लेते तो ये भी पूरा का पूरा कनेक्ट हो जाता। लेकिन अगर कभी बाय मिस्टेक अगर कभी कुछ भी चोकअप होता तो फिर दिक्कत वाली बात होती। इस कारण की वजह से हमने इसको घुमा के पूरा का पूरा लाया, यहाँ से इधर जा रहा है एक स्पेशल चेंबर, इधर ये इधर। अभी सीवर लाइन फिलहाल यहाँ पे, मतलब एक नाली यहाँ पे, कल जाके यहाँ पे भी हो जाएगी। जब यहाँ पे होगी तो ये डायरेक्ट इससे कनेक्ट कर देंगे, और ये जो है यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको हमने इतना घुमा के लाया है, सच कहे तो इतना घुमा के नहीं लाना चाहिए था, ये डायरेक्ट कनेक्ट होता ज्यादा बेटर होता, और यहाँ पे सीवर लाइन होती तो वो दिक्कत भी बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, तो ये इनका प्लान का ड्रेनेज लेआउट का। और कल जो है, कल हम देखेंगे इनका ये जो एलिवेशन है, क्लासिकल स्टाइल एलिवेशन जो है, इसको हम देखेंगे, इसके सेक्शंस हमने कैसे किए हैं, कैसे कैसे सपोर्ट दिया, क्या किया, प्रीकास्ट या फिर ऑन साइट हमने कास्ट किया, और इलेक्ट्रिक लेआउट, इन दोनों को हम देखेंगे कल। तो अभी अगर आपकी कुछ क्वेश्चन है इसको पकड़ते हुए तो आप मुझे पूछ सकते हो। और आज पता नहीं, कल और आज मुझे दोनों दिन ना बात करने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, ठंड के एक्चुअली ठंड ठंडी चीजें मैंने कुछ पी ली जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है मुझे। चलो ओके, हमने कॉलेज में भी बीबी के सेंट्रल लाइन से ही सिखाया था, पर प्रैक्टिस में दोनों टाइप देखे इसलिए कंफ्यूजन हुआ। बात कैसी होती है ना प्राजक्ता, कि एक चीज होती है कि लोग ना बाहर जब आते हैं उनको सही तरीके से कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, तो लोग अपने अपने कंसेप्ट जिनको जो जो ठीक लगता है उस वजह से करते हैं। इसके लिए क्या जरूरी है, आप जैसे हम इंटर्नशिप वगैरह करते हैं तो एक अच्छे बंदे के पास जब हम इंटर्नशिप करते हैं तो एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग हमारे पास आते हैं, क्योंकि सालों तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने जिनसे सीखा है, उन्होंने कई सालों तक उसी वजह से काम किया है, तो आपके पास एक प्रॉपर ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मेट आता है। और मैं आपको जो कुछ भी चीजें यहाँ पे बताता हूँ, तो आपने देखा होगा कमेंट सेक्शन सबके लिए ऑन होता है, मैं कभी भी कोई भी सेक्शन, हाँ जी आपका शायद मैसेज रह गया, ठीक है आपका भी देखता हूँ, मैं कोई भी कमेंट सेक्शन को उसको ऑफ करके नहीं रखता। पता है क्यों? उसके पीछे का रीजन ये है कि अगर मुझे पता है तो मैं बताता हूँ, हाँ, अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ ना, नहीं मुझे नहीं पता इस बारे में। अगर मुझे आधा पता है तो वो भी मैं बताता हूँ मुझे आधा पता है करके, लेकिन फिर भी मैं, आपने देखा होगा मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर में यहाँ पे कर देता हूँ। उसके पीछे का रीजन ये है, मैंने सबसे पहला जॉब जो है मेरा वो किया था आर्किटेक्ट राजेश शाह सर के पास, जो ऑलरेडी 60 प्लस थे जब मैं उनके ऑफिस में गया, और उस टाइम में मैं 17-18 साल का था। मेरे को बहुत डांट पड़ी थी उनकी तरफ से, लिटरली मुझे ऐसा लगता था मैं क्यों आया इनके ऑफिस में जॉब करने के लिए। और उस टाइम में ना मैं फील्ड स्विच करने का सोच रहा था, किसी और फील्ड में जाने का अगर सोच रहा था, जिसकी वजह से उनके पास से जो कंसेप्ट मुझे सीखने को मिले शुरुआत में, सिर्फ वहां पे मैं एक चीज नहीं सीख पाया, वो है स्ट्रक्चर्स के बारे में। उनको बोला था मैंने सर को कि सर मुझे स्ट्रक्चर का बताओ करके, तो उन्होंने डाल दिया, क्योंकि अब मुझे समझ में आ रहा है कि उन्होंने उस टाइम में क्यों डाल दिया। बहुत सारे कैलकुलेशन होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो देखनी पड़ती है, और एक दो दिन में ऐसे बताओ, वो पॉसिबल नहीं हो पाया, उस टाइम में पॉसिबल नहीं था। और खास बात ये हुई थी कि जब मैंने ज्वाइन किया तो वहां पे जो सीनियर आर्किटेक्ट जो थे उनके ऑफिस में जो काम कर रहे थे, ये कब की बात है, 2006 में मेरा 12th हुआ है, तो उसके बाद 2007 या 8 की बात है, इतनी पुरानी बात है ये। उस टाइम में वहां पे जो सीनियर आर्किटेक्ट थे वो वहां से चले गए थे, वो अपना ऑफिस वगैरह सेटअप करे थे, वो चले गए थे, तो मैं वहां पे था, और मेरे बाद आगे पीछे कोई भी नहीं था। उनकी वजह से उन्होंने बहुत सारी चीजें मुझे सिखाई, और उनके ऑफिस से जो जो निकले हैं ना, वो आर्किटेक्ट्स रहे, इंटीरियर डिजाइनर्स रहे, सारे के सारे
अपना नाम बना चुके हैं, अच्छा नाम बना चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे जो कंसेप्ट सीखने को मिलते थे वो अमेजिंग थे। जो आपको मैं ये सब कुछ बता पा रहा हूँ ना, उन्हीं के बदौलत मैं बता पा रहा हूँ। मुझे सारे के सारे कंसेप्ट बायोलॉजी कैसे देखने हैं से लेके साइट सुपरविजन डिजाइनिंग कंसेप्ट बनाने से लेके बहुत सारी चीजें मुझे वहाँ पे पता चली। वो शुरुआत में मुझे बोलते भी थे कि इलेक्शन के लिए क्या बोलते, इलेक्शन बनाने में हार्ड लगता है क्या? कोई इलेक्शन बनाने के लिए हार्ड लगता है क्या? मैं बोलता था हाँ सर लगता है। फिर धीरे धीरे वो भी सीख गए, लेकिन प्लानिंग मैं वहाँ पे ही सीखा हूँ। जितना भी प्लान मुझे करना आता है ना, कंसेप्ट ये छोटे-छोटे, और एमएम में कंप्लीट काम होता था वहाँ पे, और आर्किकैड में काम होता था। तो बहुत अच्छे से वहाँ पे मुझे सीखने को मिला और काफ़ी मज़ा आया था। वो मुझे अभी पता चला कि मज़ा आया था डाँट-डाँट खाने के लिए। लेकिन बहुत सारी, अब वो देखो 60 प्लस थे, तो उनका कितना सारा नॉलेज होगा। समझ लीजिए कम से कम 40-45 साल का, 50 साल का उनका खुद का नॉलेज पता, और उसके बाद में अभी उनके लड़के वगैरह जो है वो चला रहे उनका ऑफिस ही, क्योंकि वो भी आर्किटेक्ट ही है। और बाकी जितने आर्किटेक्ट्स मिले वो भी 35-40 के आसपास थे। तो आप सोच के देखो इतने सारे, और सारे के सारे मुझे जितने भी मिले ना अपने-अपने फील्ड में, उनके उनके बैच में एक्सपर्ट्स थे। तो आप सोच के देखो अपने-अपने बैच में एक्सपर्ट होने की वजह से उनके पास से जो मुझे नॉलेज मिला अनडाउटेडली वो एक्सपर्ट लेवल का था। उनके अपने खुद के कंसेप्ट वो पकड़ते थे। उसकी वजह से ना मैं बहुत अच्छे से अपने आप को ट्रेन कर पाया। और जहाँ पे मैं राजस्थान में काम करने गया, वहाँ पे तो सारी चीज़ें मेरे हाथ में होने की वजह से, और सेम चीज़ वहाँ पे भी हुई थी कि जितने पुराने थे सब जन चले गए, तो कंप्लीट स्टोन वर्क बहुत अच्छे सीखने को मिला था। कंप्लीट शुरुआत से क्लाइंट हैंडलिंग, प्रोजेक्ट डिजाइनिंग, बाद में 2-2 4-4 वहाँ पे स्टाफ आते चले गए, लेकिन वहाँ भी बहुत अच्छे से नॉलेज मिला। तो समझ लो शायद मुझे ये सेशंस ही लेने थे इन फ्यूचर आज के टाइम में, तो इसीलिए वो सारी चीज़ हो पाई और आप लोगों को ये सारी चीज़ सीखने को मिल पा रही है। ऐसा शायद मुझे लगता है। या आपका देख लेते अभी अली, जो मैसेज है। सर सेप्टिक टैंक रिंग वाला बनाया, बताया ना आपने, लेकिन यहाँ तो सब इसे रोड पर बनाते हैं। देखो बात ऐसी होती है कि सिनेरियो आपके तरफ क्या है। आप अगर छोटे गांव में रह रहे हैं, या फिर हम छोटे गांव में रह रहे हैं, सिटी में रह रहे हैं, तहसील लेवल पे रह रहे हैं, कहाँ पे रह रहे हैं, अगर हम बाहर रोड पे यहाँ पे बनाते हैं, अगर वहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले तो ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे तो ठीक है, अगर ऑब्जेक्शन उठा रहे तो फिर आपको तोड़ना पड़ेगा, फिर कैसे करोगे? अगर सीवर लाइन ऑलरेडी है तो सेफ्टी टैंक बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। कहीं की जगह पे ऐसे भी करते हैं कि जैसे समझ लीजिए यहाँ पे सेफ्टी सेफ्टी टैंक बना लिया, 1.5-2 फीट बाहर निकाल दिया, बाकी अंदर रख दिया, और जो ढक्कन विकन है उसका बाहर में रख दिया, मैनुअल वगैरह बाहर में निकाल दिया। ऐसे भी करते हैं। कोई कोई जगह क्या बोलते हैं, दूसरे के प्लॉट में भी निकाल सकते हैं, बाद में झगड़े करते हैं। ये सारी चीजें होती है, तो आपको देखो जो कुछ भी करना है, आपका जो रजिस्ट्री में जितना प्लॉट है उसके अंदर अंदर करो, बाहर मत जाओ। ताकि कल को जाके अगर 2-2 बातें होती है, स्टे आ जाता है ये, तो उसकी वजह से आपका काम पूरा का पूरा रुक जाएगा। तो जो कुछ भी कंस्ट्रक्शन करना है अपने अंदर इसमें करो। जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग करो, जो सेटबैक वगैरह छोड़ना है उसके अकॉर्डिंग करो, लीगल तरीके से करो, आपको दिक्कत नहीं आएगी। जो परमिशन ड्राइंग वगैरह बनानी है, आपको पूरे परमिशंस लेके आना है, उसके बाद में करो तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल वो चीज़ रहेगी इन फ्यूचर में। वो चीज़ करते हुए करो। अब कोई के एरिया में ये सारी चीज़ें नहीं रहती, जैसे गाँव का प्रोजेक्ट है समझ लीजिए, वहाँ पे वो बोलते बनाओ। अभी रिसेंटली मैंने एक बंगलो के ऊपर काम करना चालू है, तो मुझे नहीं पता है वो पुणे के आस-पास के कहीं के हैं, बहुत अच्छे क्लाइंट है। और उनका प्लॉट बहुत बड़ा है, 75 बाय 205 का बहुत लंबा प्लॉट है, और वहाँ पे चारों साइड से मस्त, आगे से बहुत बड़ा स्पेस छूट रहा है, पीछे से 18-18 फुट, दोनों साइड से 12-12 फुट छोड़ के कर रहे हैं उसको, डिजाइन कर रहे हैं। तो ऐसे केस में आपका स्पेस बहुत ज्यादा होता है, और कहीं कहीं जगह पे बड़ी सिटीज होने के बावजूद पूरा कवर करते हुए बनाते हैं, क्योंकि वहाँ का एरिया और ये पैसे खिला के हम कर देंगे सर ऐसा, ये सारी चीजें भी होती है। तो आपको देखना पड़ेगा कि सिनेरियो वहाँ पे क्या चल रहा है और क्या बेटर हो। लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा, जो नॉर्म्स है उस लीगल वे के थ्रू जाइए, आपको काफी हेल्प होगी इन फ्यूचर में। ठीक है, चलो बाय।